गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे और आज का सेशन और बेहतर होने वाला है। आप सबके बीच क्या होने वाला है कि जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है उसका हम लोग उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं वो देखे होंगे राजा, किसान और नगर। यह दावा के साथ कहा जा सकता है कि इसमें जितने सारे प्रश्न रखे गए हैं इससे बाहर कुछ तो आने वाला है नहीं और बेहतरीन तरीका से हम लोग इसे याद करने वाले हैं। तो आइए एकदम जुड़ जाइए और शुरू करते हैं बिना देर किए। बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखे। कुल महाजनपदों की संख्या होती है 16। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो है मगध। कौन है? मगध। और इस मगध की राजधानी जो है वह है राजगिरी या इसको बोलते हैं गिरिब्रज। गिरिब्रज, ध्यान रखिएगा, राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ कीजिए। चलिए समझिए, इतना क्लियर हो गया। यानी 16 महाजनपद है। कुल महाजनपद की संख्या 16 और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। मगध की राजधानी क्या? राजगिरी या गिरिब्रज, है ना। तो इसमें से कह दिया कि 4 गो ऐसे महाजनपद का नाम लिखिए। कोई 4 गो महाजनपद लिख सकते हैं, जैसे मगध। इस मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। इस समझ गए? राजगिरी है। चलिए दूसरा जो है अंग की राजधानी है चंपा। क्या है? चंपा। उसके बाद है वजी। अजी का है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। चलिए आगे है काशी। काशी का है बनारस, वाराणसी। पहले वाराणसी लिखा जाता था ना, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, आगे आपको हम बता दें कि जनपद जो है और इसकी राजधानी है, इसके याद करने के ट्रिक वीडियो बन चुके हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आई थिंक आप पहला क्वेश्चन को क्लियर कर चुके होंगे कि किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच है आहत सिक्के क्या थे। ये आहत सिक्कों को समझते हैं। उस समय आहत सिक्के किसके बने होते थे और आहत सिक्के क्या है देखेंगे। उत्तर इसका देखिएगा, आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के थे। कौन थे? ये प्राचीन सिक्का माना जाता था। जो आहत सिक्का है यह एक प्राचीन सिक्का था। क्या था जी? प्राचीन सिक्का था। अब देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, आहत सिक्के चलते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस आहत सिक्के को चलाया जाता था। इसे हथौड़े से ठोक कर बनाया जाता था। ये बात ध्यान रखिएगा, इससे हथौड़े से ठोकर बनाया जाता था। और ये मुख्य रूप से चांदी और किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के बने होते थे। इन पर ठप्पा लगा करके और अर्धचंद्र, मोर आदि के चित्र बनाए जाते थे। इस पे डिजाइनिंग के लिए, उस समय के यादगार के लिए चीजों को बनाया जाता था। तो आहत सिक्का आपके दिमाग में आ गया होगा कि आहत सिक्के क्या है। आहत सिक्का जो एक प्राचीनतम सिक्का है जिसका उपयोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसका उपयोग किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन को थोड़ा वीवीआईएफ लगा लेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आखिर यह महाजनपद क्या है। महाजनपद जो है जन और पद से मिलकर बना है और महा इसमें लगा हुआ। महाजनपद, जनपद का मतलब होता है वह स्थान जहां लोग रहते हैं, मवेशियां पालते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। अब कई सारे जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो चलिए समझिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे देश में राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें महाजनपद कहा जाता है। यानी महाजनपद का उदय जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। महाजनपद का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ था। देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपद का वर्णन है? 16 महाजनपद का। और इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो मगध है। क्लियर होना है ना। चलिए, इन महाजनपदों में मगध, वजी, कौशल, कुरु, पंचाल, कई सारे गंधार एवं अवंती महत्वपूर्ण रूप से शामिल हो गए, है ना। तो आई थिंक आप महाजनपद को समझ गए होंगे कि महाजनपद क्या होते हैं और महाजनपद की राजधानियां कहां होती है। इसका ट्रिक भी मिलेगा आपको, देख सकते हैं वहां पे जाकर के वीडियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह फायान कौन था और वह भारत कब आया था? एकदम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिएगा, जरूर देखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलता है कि फायान कहां का शासक था? तो चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। इतना पता चल गया आपको। ये चीनी यात्री था। भारत कब आया था, है ना। तो भारत जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में यह भारत आया था। देखेंगे फायान एक चीनी यात्री था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में भारत आया था ना। ये भी याद रखेंगे, 5वीं शताब्दी में यह भारत आया था। इतना क्लियर हो गया? बताइए कोई समस्या? मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन एकदम बेहतरीन आपको मिलने वाले हैं।
है ना। तो ध्यान दीजिए और बेहतर तरीका से आप पढ़ते चलिए, ऐसे ही आपको सीरीज बाय सीरीज एक क्वेश्चन मिलते चलेंगे हर एक चैप्टर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में क्या अंतर है। थोड़ा पता ना आपको व्हाइट वाला दिख रहा होगा कि नहीं, बढ़िया से और समझते हैं, लिख देंगे इसको। चलिए उत्तर देखेंगे है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि से आप क्या समझते हैं। तो जो ब्राह्मी लिपि है या बाएं से दाएं लिखा जाता है। जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि ये कैसे लिखा जाएगा। ब्राह्मी लिपि में आपको दाएं से बाएं से दाएं और लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा जाएगा, आपके बाएं से दाएं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है ना। बल्कि जो खरोष्ठी लिपि है इसमें दाएं से बाएं लिखी जाती है, माने इस साइड से लिखा जाएगा, ठीक है ना। खरोष्ठी लिपि जैसे उल्टा, जैसे आपके फारसी लिपि में भी लिखा जाता है आपके दाएं से बाएं। दूसरा देखेंगे, ब्राह्मी लिपि का उपयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आपको ब्राह्मी लिपि देखने को मिला था। बल्कि खरोष्ठी लिपि का उपयोग मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में ही देखने को मिला था। ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है, सबसे प्राचीन लिपि है, सबसे प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि। अब ब्राह्मी लिपि का लेख सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख में मिला था, जो गुजरात के ज्ञानघट के शिलालेख में मिला था, जिसको पढ़ने का मौका मिला था। और जेम्स प्रिंसेप जो थे, अशोक के शिलालेख जो था, आपका देवनागरी लिपि कह सकते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय मिलता है जेम्स प्रिंसेप को। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। चलिए क्लियर हो गया आपको। अब समझिएगा, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है और इसी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है, छठा क्वेश्चन को देखेंगे। गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। जो गुप्त काल था, इस गुप्त काल को श्रीगुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। इतना ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश जो है, चाहे गुप्त काल जो है, इसे स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं, स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, और गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, ये भी क्वेश्चन मिलता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। उस समय में जो भी विज्ञान औद्योगिक क्षेत्र काफी आगे बढ़ा था, वैज्ञानिक क्षेत्र में उसी समय आपके आर्यभट्ट थे, उसी समय के थे, है ना। तो ऐसे देखने को मिले। चलिए गुप्त काल के 2 अभिलेख के नाम यहाँ पे हम लोग को बताना है, तो निम्नलिखित है गुप्त काल के 2 अभिलेख के। चलिए जानेंगे ध्यान से। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, है ना, हरिसेन द्वारा लिखित जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, हरिसेन। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चाहे हरिसेन ने किसकी रचना की थी, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। चलिए आगे देखेंगे। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये किनका है, रुद्र दमन का अभिलेख है। क्लियर हो गया ना। चलिए आई थिंक छठा प्रश्न आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आनंद आ रहा है तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल है ना उसको दाबिए तो कलरफुल हो जाएगा, वैसे ही आपकी जिंदगी भी एकदम कलरफुल हो जाएगी। अगर बेहतर लग रहा है आपको तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच बढ़ाइए। ऑप्शन है मौर्य काल इतिहास के प्रमुख स्रोत का वर्णन करें, यानी मौर्य काल का जो है जानकारी किसे हम लोग को प्राप्त होती है, तो इसको समझेंगे। मौर्य काल इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। इसके स्रोत में आपको क्या मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे, पुरातात्विक स्रोत भी मिलेंगे। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के शिलालेख आ जाते हैं और साहित्यिक स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में थे आपके चाणक्य जी द्वारा लिखित बुक आ जाएंगे आपके अर्थशास्त्र, और ईरान के राजदूत जो मेघास्ती है उसके द्वारा लिखित बुक इंडिका से जानकारी विशेष रूप से मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत से भी मिलती है और साहित्यिक स्रोत से भी मिलती है ना। तो देखिए पहला बात क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ईरानी राजदूत मेघास्ती द्वारा लिखित जो बुक था इंडिका, याद रखिएगा। ईरान का राजदूत कौन था, मेघास्ती, याद रखेंगे। और मेघास्ती द्वारा लिखित बुक का नाम क्या था, इंडिका, है ना। इंडिका में किस राजवंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के राजवंश की जानकारी मिलती है। इंडिका के लेखक कौन है, तो आपके ईरान के राजदूत मेघास्ती है, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र से मौर्य शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र के जो लेखक है चाणक्य जी, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट देखेंगे। जैन धर्म एवं बौद्ध ग्रंथ में भी आपके मौर्य वंश के साम्राज्य की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ जो अशोक का शिलालेख है, अशोक द्वारा बनवाया गया अभिलेख, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आई थिंक आप 7 नंबर प्रश्न को बिल्कुल तरीका से समझ गए कि आखिर जो मौर्य वंश है इसकी जानकारी हम लोग को कहां से प्राप्त होती है। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 8 नंबर प्रश्न, मौर्य कालीन कला और स्थापत्य का वर्णन करें, यानी मौर्य काल में कला और स्थापत्य का वर्णन करना है कि क्या उसमें कलाकारी, आपको क्या आर्ट देखने को मिला था और क्या स्थापत्य किया गया था ना। तो कई सारे बौद्ध स्तूप मिलेंगे, अशोक का बनाया हुआ, आप लोग देखे होंगे ना, कई सारे स्तूप मिलेंगे आपको। हमारे अरराज में ही है अशोक स्तंभ, आपके अरराज जो है लौरिया साइड में अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है, जो अशोक द्वारा ही निर्माण किया गया था। चलिए इसको समझते हैं, उत्तर देखेंगे। मौर्य काल के शासकों ने कई स्तूप, गुफाओं तथा स्तंभों का निर्माण करवाया। क्लियर हुआ ना। यानी मौर्य काल के जो शासक थे कई प्रकार के स्तूप बनवाए। स्तूप जो था बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, स्तूप बनाया गया था अशोक द्वारा, गुफा बनवाया गया था, चाहे स्तंभ बनवाया गया था। मौर्य काल के कला और स्थापत्य में अशोक का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल
जो अशोक का योगदान है काफी महत्वपूर्ण है। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, ध्यान रखिएगा 84,000 स्तूप बनवाए थे। सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया गया था ना, सारनाथ में। तो 84,000 जो था आपका समझिए स्तूप बनवाया गया था अशोक द्वारा। और इसमें से एक जो स्तूप है हमारे अरराज में भी है, जो लौरिया साइड में है आपके। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर जो क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन की जानकारी दे, यानी मौर्य जो प्रशासन व्यवस्था है उस समय की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में जानकारी देना है। चलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसा देखेंगे इसका। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के प्रशासन के लिए तोसाली, ध्यान दीजिएगा, सुवर्णगिरी, तक्षशिला और उज्जैन, ये जो 4 प्रांत बनाए गए थे। हर प्रांत में एक एक मंत्री परिषद होते थे। प्रांतों की जिला में और जिला के गांव में बांटा गया था ना, जो प्रांत था उस प्रांत को जिला में बांटा गया था और जिला को गांव में बांटा गया था मुख्य रूप से। तो मौर्य वंश के आपके क्या हो गए? प्रशासन की जानकारी मिलेगी कि उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। एकदम VVI क्वेश्चन को लगा लेंगे, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कई बार पूछा हुआ है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध से पहले जो था अशोक सनातन धर्म को मानने वाला था, मांस का भक्षण करता था, है ना, हमेशा मारकाट होता था। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि अपने 99 भाइयों को मार करके राजा बना था अशोक। तो इतना क्रूर शासक, जो अपने भाइयों को मार सकते दूसरों को क्या समझेगा जी। तो इतना क्रूर शासक था। तो ऐसा बताया जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसके जीवन में परिवर्तन आया और यह परिवर्तन कब हुआ था? इस कलिंग युद्ध के बाद ही। कलिंग युद्ध जो हुआ था वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, ही बात ध्यान रखिएगा। तो कलिंग युद्ध जब हुआ इसमें काफी रक्तपात हुआ। काफी रक्तपात को देखकर इसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक। तो जो अशोक के जीवन में परिवर्तन हुआ था वो कलिंग युद्ध के बाद हुआ था, है ना। और कलिंग युद्ध का जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। इसका विजय का शिलालेख आपके, इसका विजय के बारे में जानकारी मिलती है 16वें शिलालेख में। किस शिलालेख में? 16वां शिलालेख में। 16वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय की जानकारी मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। चलिए उत्तर देखते हैं। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। चलिए देखेंगे 261 ईसा पूर्व में कलिंग का अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। बिल्कुल 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखेंगे कलिंग के युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त किए थे। बिल्कुल विजय प्राप्त किया था। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग मारे गए थे। ये बात ध्यान रखिएगा। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। 1 लाख लोग समझिए इस युद्ध में मारे गए थे। तो अंदाजा लगा सकते कितना रक्तपात हुआ होगा। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया, अंदर से पिघल गया। और इस युद्ध के बाद अशोक जो क्या किया? शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा लिया और उस समय से बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। अशोक के जीवन में अगर परिवर्तन हुआ है तो कलिंग युद्ध के बाद ही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? एकदम VVI प्रश्न, इसे भी लगा लेंगे। VVI एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि अशोक के धर्म से क्या समझते हैं। धर्म का मतलब समझिए धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने नैतिकता सिखाने के लिए एक धर्म की शुरुआत की। उसी धर्म को अशोक का धर्म कहते हैं, अशोक का धर्म कहते हैं। देखेंगे धर्म सभी धर्मों का सार है। बिल्कुल सभी धर्मों को समान रूप से देखते हुए इन्होंने शुरू किया था। धर्म नैतिक आचरण के नियमों का संग्रह था। यह सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। इसके मूल में मानवता का कल्याण है। अशोक ने धर्म के बड़ों का आदर, सेवकों तथा दासों के प्रति उदार व्यवहार तथा दूसरों संप्रदाय के प्रति आदर की भावना को सम्मिलित किया। बिल्कुल कहा कि जो सबसे छोटे हैं उनमें उदार की भावना रखे, माता पिता का आदर करे और जीयू और जीने दो का इन्होंने इसमें पालन किया था अशोक के धर्म में। तो ध्यान में ध्यान रखिएगा, अशोक ने नैतिकता सिखाने के लिए लोगों को अपना एक नियम बनाया, कानून बनाया। उसी नियम के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि धम्म महामात्र की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी आप VVI लगा लेंगे, आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि आखिर समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है। यानी नेपोलियन से तुलना किसकी जाती है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जो था, अच्छा समुद्रगुप्त वंश का, समुद्रगुप्त यहाँ लगा लेंगे गुप्त वंश का शासक था, ऐसा लगाएंगे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त नेपोलियन के समान ही वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी तथा निर्भीक शासक था। जिस प्रकार नेपोलियन ने यूरोप में एक महान योद्धा और विजेता के समान बाहुबल तथा रण कौशल से अन्य राजाओं को धूल में मिला दिया था, ठीक उसी प्रकार समझिएगा, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी वीरता और साहस के साथ समस्त
आपके भारत पर विजय प्राप्त किया, है ना। इसलिए समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना की जाती है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से क्यों की जाती है। समुद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का शासक था, प्रतापी था, एकदम नेपोलियन जैसे नेपोलियन थे, इसलिए इसकी तुलना की जाती है नेपोलियन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।